नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है उनका लेवल मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय में आपको उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। पर ये जो भी क्वेश्चन है, जितने भी आज की क्लास में हम करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किताब में नहीं मिलेंगे। तो ये वैरायटी इतनी इंपॉर्टेंट है। वैरायटी यानी फिक्स वैरायटी नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि भाई ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखते हैं आप, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आंसर उसका इतना सा होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन वैसे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपने वो क्वेश्चन पहले का रखा है तो ही एग्जाम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिखने में बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, ए पास होने वाले अंक से 10% कम अंक पाता है और बी ए से 11.11% अंक कम पाता है। तो ए और बी के योग से कितने प्रतिशत कम अंक लाए सी कि वह पास हो जाए। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो है 40। 100 नंबर का पेपर है, पास के लिए 40 चाहिए। ए को कितने मिलते हैं? 10% कम यानी 90%, 36 हो गया। बी को कितने मिलते हैं? इससे 11.11% कम। 11.11% कितना होता है? 1/9 होता है। तो 9 की वैल्यू 36 है, तो 1 कम यानी 4 कम यानी 32 आ गया। तो बी को कितने मिलेंगे? 32 मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी कितना है? 68 है। अब वो पूछता है सी इससे कितने प्रतिशत कम अंक लाए कि वह पास हो जाए। पास होने वाले नंबर कितने हैं? 40 है। 68 में से कितना कम करें? 40। 40 लाने हैं ए प्लस बी की तुलना में। सी कितने अंक कम लाए? कितने कम लाए, ये कम की बात हो रही है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी की बात है बेसिकली ये। तो अगर सी 20 अंक कम लाता है, 28 अंक, तो वह पास हो जाएगा। यानी 68 अंक है ए और बी के मिलाकर। अगर सी जो है इससे 28 नंबर कम लाता है तो उसके 40 नंबर आ जाएंगे और वो पास हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये 7 आ गया, ये 17 आ गया। इसे सॉल्व करता हूं तो 41 सही 3/17% मेरा आंसर हो गया, 700/17। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूरा सॉल्व किया और इसे आंसर मार्क कर दिया, बी ऑप्शन। ठीक है, पर यहां ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आपका गलत हो गया है। गलत क्यों हो गया है, इसके पीछे का ना मैं रीजन समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, रीजन समझने के लिए आपको बोर्ड से हटके मेरी बातों पे ध्यान देना होगा। अभी मैं बिल्कुल सामने आ जाता हूं, ठीक है, और आपको ये बताना पड़ेगा जो जो चीज मैं पूछूंगा। ठीक है, मान लेते हैं एक 100 नंबर का पेपर है, आप और मैं हैं। ठीक है, ध्यान से बात समझिएगा, पीछे वाली चीज हवा में उड़ा दीजिए। अभी ध्यान से देखिए, मान लेते हैं आप और मैं हैं, 100 नंबर का पेपर है, आपके कुछ नंबर आए और आप पास हैं। ठीक है, आपके कुछ नंबर आए और आप पास हैं। अगर मेरे आपसे 20% नंबर कम हैं और मैं पास हूं, ठीक है, मेरे आपसे 20% नंबर कम है और मैं पास हूं। अगर मेरे आपसे 15% नंबर कम होते तो क्या मैं पास होता? यस या नो, ये बताइए। बस इस क्वेश्चन को छोड़िए, वाई और एन बताइए। यस और नो दोनों आ रहा है। ध्यान से बात समझिए ना भाई एक बार। आप और मैं हैं, आपके कुछ अंक हैं,
मेरे नंबर आपसे 20% कम थे तो मैं पास था, मेरे नंबर आपसे 15% कम हुए तो मैं पास होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा, क्योंकि जब वो डिफरेंस का परसेंटेज कम हो रहा है 20 से 15 हो रहा है, इसका मतलब है मेरे नंबर आपके करीब जा रहे हैं। जब मेरे नंबर आपके करीब जा रहे हैं तो डेफिनेट बात है मैं पास होता रहूंगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे नंबर आपसे 10% कम होते तो भी पास होता, क्योंकि जब 20% कम में मैं पास हूं तो 10% कम में भी पास होऊंगा, 5% कम में भी पास होऊंगा, 3% कम में भी पास होऊंगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे नंबर आपसे 21% कम होते तो मैं क्या पास होता या नहीं होता, तो उस केस में आप बोलेंगे कि सर इस केस में हम कुछ कह नहीं सकते, हमें पता होना चाहिए पहले पास होने वाले अंक कितने हैं, क्योंकि हो सकता है कि 20% आपके जो नंबर आए हैं उससे 20% की कम रेंज पे ही पासिंग मार्क्स हो। ठीक है, यहाँ तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मेरे आपसे 20% कम है और ये भी दे दिया था मैं पास हूँ, तो 20 से पहले वाली जितनी भी परसेंटेज आएगी 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, अगर मेरे आपसे उतने परसेंट नंबर कम होंगे तो मैं सभी केस में पास होऊंगा। अगर 21, 22, 23, 24, 25 मैं बोलूं मेरे आपसे 25% कम होते तो उस केस के अंदर नंबर का पता होना जरूरी है, पहले ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर दो बंदों के डिफरेंस की परसेंटेज कम हो रही है, यानी डिफरेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है दूसरा बंदा पहले के करीब जा रहा है, और डिफरेंस की परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है वो दूसरे से बहुत दूर जा रहा है। ठीक है, लॉजिकली सोचिए चीजों को। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन है एनी ऑफ दिस। ठीक है, मैंने आपको हमेशा से बोला एनी ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके अंदर रिकंसीडर जरूर करना पेपर में। ठीक है, 41 3/17 को सीधा सीधा 41% पकड़ लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सी के ए प्लस बी से कितने प्रतिशत कम अंक है, 41% कम है तो वो पास है। देखिए ये ए प्लस बी है, ये सी है, ये 41% कम है बीच का गैप, तो ये पास है। अगर ये गैप 28% कम होता, 28% यानी यहां चला जाएगा, और तो अब तो उसके नंबर बढ़ रहे हैं ना सी के, तो सी पास होगा। अगर उसके 40% कम होते, 41 यहां पर है, 40 इसके यहां पर आ जाएगा, अब सी के नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो वो पास ही होगा, फेल तो नहीं होगा। तो यानी इनमें से हर केस में वो पास ही होगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल भाई, इसी टाइम पे क्लास रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार और ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को छोड़िए। एक 100 नंबर का पेपर था, ये आपके नंबर है, ठीक है, ये मेरे नंबर है, मेरे आपसे 41% कम है और मैं पास हूं। ठीक है, मेरे आपसे 41% नंबर कम है और मैं पास हूं। अगर मेरे आपसे 40% कम होंगे तो मैं पास नहीं होऊंगा। 40% का मतलब तो ये था कि मेरे नंबर जो यहां थे वो यहां हो गए, बढ़ गए मेरे नंबर, तो मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे नंबर आपसे 28% कम है, तो मेरे नंबर तो अब यहां पहुंच गए जो यहां थे, तो भी मैं पास होऊंगा। तो मैं इस केस में भी पास होऊंगा, इस केस में भी, इस केस में भी। अगर कोई केस ऐसा आ जाता है कि मेरे नंबर आपसे 50% कम है तो मैं पास हूं या नहीं हूं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। उसके लिए पासिंग मार्क्स पता होने जरूरी हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कह सकते कि भाई पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर वो बोलता है कि ये ए प्लस बी है, अगर सी के अंक ए प्लस बी से 41% कम है और वो पास है, तो 40% कम होंगे तब भी पास होगा, 28% कम होंगे तब भी पास होगा। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को क्लियर होगा। ठीक है,
एक बच्चा कह रहा है 41% मेंशन होगा। 41% मेरे भाई हमने निकाला है, ये देखिए ये निकाला आपने। अगर ध्यान से देखें तो 40 नंबर पास होने वाले थे, 36 नंबर ए को मिले, बी को मिले 32, जो कि 1/9 कम किया हमने। ठीक है, ए प्लस बी कितना है 68 है। सी इससे कितने प्रतिशत कम अंक ला के पास हो सकता है? तो 40 नंबर वाला पास है तो 28 मैंने ले लिया, 68 में से 28 गया तो 40 आएगा, तो 7/17 आ गया, जिसकी परसेंटेज ये आ गई 41 3/17। यानी सी के अगर ए प्लस बी से लगभग 41% कम होगा तो पास हो जाएगा, 40% कम में भी पास हो जाएगा, 28% कम में तो भी पास हो जाएगा, 20% कम में तो भी पास हो जाएगा, 15% कम में तो भी पास हो जाएगा, 30% कम में तो भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझनी है। बिल्कुल भाई, इसी टाइम क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। राजू की फैक्ट्री का उत्पादन प्रति वर्ष समान दर से बढ़ता है यदि ये बोला जाता है कि उसका आउटपुट दुगना हो गया 2 साल में। देखिए इंक्रीमेंट आप कैसे लेते हैं, 100 से 100 प्लस आर। अगर 1 साल की बात है, अगर 2 साल की बात है तो हम 2 लगा देते हैं, तो 1 से क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो क्या आएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर आ गया √2 अपॉन 1। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 100 टाइम √2 माइनस 1। तो आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ रही है जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर प्रीवियस क्लास कंप्लीट कर लिया अब लाइव कंटिन्यू करिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर ना एक चीज और पूछूंगा मैं, एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए ये तो मैंने लगा लिया, दूसरा मैं ऑप्शन अगर देखता हूं तो मेरे को एक लॉजिक नजर आ रहा है। ये लॉजिक समझाने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछूंगा। देखिए बहुत बच्चों के ना दिमाग में ये चीज नहीं होती है, मैं चाहता हूं आपके दिमाग में फिट फाट सी हो पहले से ही। जैसे कि किसी ने बोला 40% का इंक्रीमेंट, तो आपको पता होनी चाहिए जो भी चीज थी उसका 140% हो गया। किसी ने बोला 30% का इंक्रीमेंट या 70% का इंक्रीमेंट, यानी कोई भी चीज जो थी उसको 170 से गुणा करना है, 170% निकालना है। 170% निकालने का मतलब क्या होता है 1.7 होता है। 140% निकालने का मतलब क्या होता है 1.4 होता है। इसे इससे गुणा करना है, इसे इससे। एक एग्जांपल ले लिया मैंने इंक्रीमेंट का। आगे देखिए, कई बार ऐसा होता है कोई कहता है 30% कम है, कोई कहता है 70% कम है। अब जैसे कि पीछे ही दे रखा था 11 से ही 1/11% कम, तो 11 से ही 1/11 होता है क्या 1/9, तो 9 में 1 कम है 8 है, तो 8/9 से गुणा किया। 30% कम है तो हमें सीधा दिमाग में होना चाहिए जो भी चीज है उसका 70% निकालना है, और 70% से पता होना चाहिए उसका 0.7 से गुणा करना है। ये दिमाग में पिक्चर क्लियर है एकदम। 70% कम हो गया तो 30% हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले 70% निकाल रहे हैं उसे 100 में से घटा रहे हैं, बहुत बच्चे ही गलती करते हैं लगातार। तो अब कितना हो गया ये, अब ये 0.3 हो गया। ठीक है, एक इंक्रीमेंट वाला बता दिया, एक डिक्रीमेंट वाला बता दिया। साथ के साथ कोई इंसान बोलता है चीज डबल हो गई, डबल ट्रिपल, ठीक है, या 5 टाइम। ठीक है, डबल होने का मतलब क्या होता है, डबल होने का मतलब है 1 से 2 हो गए। अगर 1 से 2 हो गए तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 100% का इंक्रीमेंट हुआ। अब डबल का मतलब कई जगह बच्चे 200% मान लेते हैं, ट्रिपल का मतलब है 1 रुपए की चीज 3 रुपए की हो गई तो 200% है। 200% का इंक्रीमेंट, ये बात हो रही है इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट कितना हुआ 5 टाइम हो गया, यानी 400% का इंक्रीमेंट हुआ।
ठीक है, कोई बोलता है 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना का मतलब क्या है, 150% हो गया। ठीक है, कोई बोलता है 2.3 टाइम्स हो गया, तो इन चीजों का मतलब क्या है, 230% हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल मामूली सी चीज है जिसमें बच्चे ना लगातार लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताई है कि भाई कोई बोलता है 4 गुना हो गया, कोई बोलता है 7 गुना हो गया। 7 गुना का मतलब है 600% हो गया, इंक्रीमेंट 600%। ठीक है, 30% कम हो गया, तो अब कितना बचा, 70% बचा। तो जगह जगह मैं इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है ये, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये मैंने यहां पर पता है क्यों बताया, क्योंकि ये बेसिक सी चीज है, पर बच्चे इसमें भी लिखना शुरू कर देते हैं। अब आगे देखिए, किसी ने मेरे से बोला, देखिए प्रैक्टिकल लर्निंग रहेगी, बहुत फायदा रहेगा कि आउटपुट दुगना हो रहा है 2 साल में। अब मेरे दिमाग में आएगा यार आउटपुट दुगना हो रहा है तो 100% इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने साल में, 2 साल में। पर 2 साल में 100% है, यानी नेट नेट है वो 100%। ऐसा नहीं है कि पहले साल भी 50 और दूसरे साल भी 50, पहले साल से कुछ हुआ होगा और फिर उसके बाद डबल हुआ है, जैसे CI होता है। तो मुझे समझ आ गई 2 साल में 100%। अगर 2 साल में 100% है तो 1 साल में कितना होगा, मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, पर ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ 1 साल में 100% से तो कम ही रहा होगा। ठीक है, 100% छोड़िए, 50% से भी कम रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 50 और 50 का नेट निकालता हूं तो मेरा दिमाग कहता है 125%। ठीक है, और 40 और 40 निकालता हूं तो मेरा दिमाग कहता है 96%। तो 40, 42, 43 के करीब आएगा जो भी मेरा आंसर होगा। ठीक है, 40, 41, 42 जो भी है, पर मैंने वो भी नहीं निकाला। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ मेरा दिमाग किस किस तरीके से दिमाग काम करता है। अब मैंने देखा जो आंसर आएगा वो 40% के करीब आएगा, यानी 100% से तो कम ही होगा। अब आप यहाँ रेट देखिए ध्यान से, यहाँ चारों ऑप्शन ही ना 100% से ऊपर है, तो C ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा, लेस देन 100%। लॉजिकल गया मैं इसमें। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, MG टाइप करिए, जिसे नहीं समझ आई है वो बताइए, रिपीट करता हूं। एक बच्चा कह रहा है 100 + R/100 समझ नहीं आया। मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलता किसी चीज में 10% का इंक्रीमेंट हो गया तो आप 100 से 110 लिख देते हैं। ऊपर क्या आता है, 100 + R, और नीचे क्या आता है, 100 आ जाता है। अगर ऐसा 2 बार लगातार होता है तो आप फिर से 110/100 लिख देते हैं, तो फिर एक बार 100 + R लिखते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, इसलिए पावर 2 लगा दिया मैंने। एक बच्चा कह रहा है किरण बुक के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है, अरे भाई अभी कराने तो दीजिए तभी तो बनेंगे। एक बच्चा कह रहा है इसका नेट निकाल दो कि नेट कितना आएगा। नेट तो 100% ही है मेरे भाई, नेट तो 100% ही है। हमें तो वैसी रेट निकालनी है कि कौन सी रेट ऐसी होगी जो मिलाकर 100% बनेगी। ठीक है, वो तो मैंने हिट एंड ट्रायल लिया। अगर मैं 50, देखिए दिमाग ये कहता है किस तरीके से आइडिया लगता है, आप ये बात का अंदाजा लीजिए। 100% बनाना है, अब दिमाग ये कहता है कि 100 को 2 से भाग किया तो 50 आया, क्या 50 के साथ मैं 100 बना सकता हूँ? 50 + 50 + 50 × 50/100, ये तो 125% बन गया। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि 50 छोड़ तू 40 लेके देख, 40 + 40 + 40 × 40/100, जो नेट निकालते हैं 96 आ गया। तो वहीं से पता लग गया कि 96 आया है 40 के साथ, तो 41, 42 के साथ लगभग 100% नेट आ जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन ऐसे होते तो आप वो भी देख सकते थे, 41, 42% के करीब जो होता वो आंसर हो जाता। ठीक है, हिट एंड ट्रायल है भाई। √2 बता दूं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर हटाने पे रूट लगाया, इसको यहां ले गए 100√2 -100 इधर ले आया और ये R आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये शायद CDS में आया हुआ क्वेश्चन है।
एक विवाहित जोड़े का विवाह 9 वर्ष पहले होता है। उस वर्ष पत्नी की उम्र पति से 20% कम थी। हस्बैंड वाइफ, तो 5 ये हो गया, 4 ये हो गया। जिस टाइम शादी हुई थी 9 साल पहले, आज से 6 साल बाद, ये आज है, ये 9 साल पहले की बात है। 6 साल बाद क्या होता है, वाइफ की जो उम्र होती है केवल हस्बैंड की एज से 12.5% ही कम होती है। यानी अगर ये 8 है तो ये 7 हो गया। ठीक है, अभी मैं केवल इतनी इंफॉर्मेशन देख रहा हूं जहां तक मैंने ब्रैकेट लगाया है, तो उस हिसाब से मेरे को सामने वाली चीज नजर आ रही है। और मैंने सबसे पहली चीज आपको ये बताई थी कि जब आयु संबंधित क्वेश्चन होते हैं, दो व्यक्तियों की जो आयु में अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, चाहे आप कितने भी वर्ष बाद कैलकुलेट करें। इसकी आयु में अंतर कितना है, 1 यूनिट का। इसकी आयु में अंतर कितना है, 1 यूनिट का। तो यहाँ पर वो अंतर मुझे समान ही नजर आ रहा है, इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है अंतर समान। अब समान नहीं होता है तो हम समान बनाते हैं, वो मैंने रेशो में आपको समझाया है किस तरीके से अनुपात को अंतर जो है सेम करते हैं। यहाँ जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर एक चीज देख सकता हूं, 5 से 8 यानी 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 साल हो गई। ठीक है, तो एक की 5 साल हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आगे का। अब उनके 6 बच्चे हैं, जिसमें से एक जुड़वा, जिसमें सिंगल, एक जुड़वा और तिड़वा भी शामिल है। अब उनके 6 बच्चे हैं, ठीक है, और 6 बच्चे हैं जिनमें से एक ट्रिपलेट है, एक डबलेट है और एक हो गया आपका सिंगल। ठीक है, डबलेट यानी ट्विंस। तो इस तरीके से उनके बच्चे 3, 2, 5 और एक 6 बच्चे हो गए। अब वो क्या बोल रहा है, उनकी आयु का अनुपात ये है 2, 3, 4। परिवार की वर्तमान अधिकतम आयु कितनी होगी, आज उस परिवार की अधिकतम आयु कितनी होगी। देखिए बात समझना अगर मैं आज इनके माँ बाप की बात करूं, 3 की वैल्यू 15 हो गई। ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 75। और 6 साल इसमें से घटाया, 6 साल इसमें से घटाया, तो आज टोटल आ जाएगा कितना, 12 घटाया तो 63 आ जाएगा। तो माँ बाप की जो आज की उम्र है वो 63 साल है टोटल मिलाकर। ठीक है, ये माँ बाप की आज की एज है। मुझे निकालना क्या है, परिवार की अधिकतम आयु। ठीक है, बात समझना, परिवार की अधिकतम आयु। पहले ये बताइए इतना कितने लोगों को समझ आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, किसी को इतने में डाउट है तो बता सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ध्यान से, हाँ बिल्कुल। देखिए 5:4 था, 8:7 हो गया। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। कितनी यूनिट बढ़ गई, 3 यूनिट बढ़ गई। आज इनका 6 साल बाद टोटल कितना रहेगा, 8, 7, 15, 15 की वैल्यू 75। पर 6 साल बाद की बात थोड़ी हो रही है, आज की बात हो रही है। यानी 6 इसमें से कम होगा, 6 इसमें से, तो 12 मैंने कम किया तो 63 वर्ष इनकी आज की आयु आ गई। अब बात समझना बहुत ध्यान से, परिवार की अधिकतम आयु वो चाहता है कि परिवार की अधिकतम आयु निकालिए। आयु मैक्सिमम कब होगी, सबसे पहली बात, एज मैक्सिमम कब होगी, जब पहली कंडीशन शादी के 1 साल बाद, ऐसा माना जाता है, पहला बच्चा होगा। ठीक है,
यानी 9 वर्ष पहले शादी हुई थी, ठीक है, तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का मतलब है जो सबसे बड़ा बच्चा है, देखिए 3 बच्चों की उम्र का अनुपात दे रखा है 2 3 4, तो ये जो 4 है इसकी वैल्यू 8 आएगी। जब ये माना जाएगा 8 साल पहले सबसे पहला बच्चा हुआ होगा, ठीक है। देखिए शादी के तुरंत ही बाद, तुरंत बाद का मतलब ये है कि 1 साल का अंतराल तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल के बाद, महीनों में हम नहीं ले सकते यहाँ पर, तो हम ये मानेंगे कि 1 साल बाद जब पहला बच्चा होगा तब जाके उस बच्चे की उम्र आज मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 हो जाएगी, 2 की कितनी आ गई, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब परिवार की आयु ज्यादा से ज्यादा कब होगी, दूसरी केस, जब मैक्सिमम एज ट्रिपलेट की हो, फिर ट्विंस की, फिर सिंगल की, ठीक है। यानी परिवार की एज मैक्सिमम कब होगी, देखिए मान लेते हैं सबसे पहला बच्चा 8 साल पहले हुआ, आज उसकी उम्र 8 साल है। अगर ये 8 साल वाले ज्यादा लोग होंगे तभी तो परिवार का टोटल बड़ा आएगा। अगर आप ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो सिंगल हुआ तो 8 इंटू 1 जोड़ा जाएगा केवल, और जब आप ये कहते हैं कि सबसे पहले ट्रिपलेट हुआ तो 8 इंटू 3 जोड़ा जाएगा, तो हम ये मानेंगे कि 8 साल जो उम्र है वो किसकी है, ट्रिपलेट की है। 6 साल जो उम्र है वो किसकी है, ट्विंस की है। 4 साल जो उम्र है किसकी है, सिंगल की है। अगर आप ऐड करते हैं 24 12 36 4 40, तो बच्चों की एज का टोटल कितना आ गया, 40 आ गया, और 63 प्लस 40 मैं करूंगा तो 103 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये CDS का क्वेश्चन है आपका। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? भाई शादी के 9 मंथ बाद वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं लिया, साल ही लेना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई, ध्यान से देखिए, बात समझिएगा। बात पता है कब समझ आएगी? बात जब समझ आएगी जब आप अपना परिवार ही ऐसा मान लें, ठीक है। दिल पे मत लीजिएगा इस बात को, मजाक है। मान लेते हैं कि आप ही का परिवार है, ठीक है। 9 वर्ष पहले आप ही का केस डिस्कस हो रहा है, 6 वर्ष बाद आप ही का केस डिस्कस हो रहा है। जो अनुपात है हस्बैंड वाइफ का वो ये हो गया, ठीक है। आपने देखा आज वाली उम्र आपने निकाल ली 63, आपकी और आपकी वाइफ की उम्र मिला के 63 साल आ गई। अब आप खुद सोचिए, आपके 6 बच्चे हैं मान लेते हैं, ठीक है। आपके मान लेते हैं 6 बच्चे हैं, और उन बच्चों में जो है सिंगल, ट्विंस और ट्रिपलेट तीनों है, ठीक है। और एज का अनुपात दे रखा है इनका 2:3:4, ठीक है। अब इनकी एज का अनुपात ही 2:3:4 दे रखा है, और हम ये मानते हैं कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। अब हमें महीनों में नहीं लेना, महीनों में काउंट नहीं किया जाता, सालों में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 9 महीने 10 महीने हम नहीं लेंगे, 8 महीने, देखिए, ठीक है, हम 1 साल लेंगे। तो जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी उम्र आज 8 साल होगी। अब जब सबसे बड़े बच्चे की उम्र 8 साल होगी तो 4 की वैल्यू 8 हो गई, 3 की 6 हो गई, 2 की 4 हो गई, ठीक है। फिर आपसे ये बोला गया कि अधिकतम, अब 4 की जो 8 हो गई, ठीक है। तो यहां तो वैसे दे ही रखा है कि ट्रिपलेट की है, देखिए यहां वैसे दे ही रखा है, रिस्पेक्टिवली दे रखा है, तो यहां आप सीधे ही मान लेते हैं कि 8 अगर ट्रिपलेट की हो गई, नहीं तो लॉजिकल सेंस लगाएं आप अपनी, तो आप ये कहेंगे यार 8 जो है बड़ा नंबर है, उसके बाद 6 छोटा नंबर है, उसके बाद 4 और भी छोटा नंबर है,
तो 8 को बड़ी से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो कि 3 2 1 में 3 है। 6 को उससे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो कि 2 है, और 4 को 1 से तब मिला के ऐड करो, तब जाके परिवार की एज मैक्सिमम होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन को सीरियसली मत लेना। ठीक है, 8 क्यों हुआ ये समझ नहीं आया, शादी होगी भाई समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या इस फिराक में बैठे हो क्या 8वें महीने में ही बच्चा हो जाएगा? 1 साल तो लोगे ना, तो 1 साल का पीरियड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली कायदे से इंसानियत के नजरिए से ये माना जाता है कि शादी के 1 साल बाद बच्चा होगा। ठीक है, अब इतनी कोई उम्मीद नहीं करता कि भाई उससे पहले हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा, गलत बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। पेपर में कैसे करेंगे, सब हो जाएगा भाई, आप बस समझते चलिए, है ना, समझते चलिए, मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति की जो आय है वो 6,000 रुपए बढ़ गई। पता है ज्यादातर चीजें देखिए, जैसे अभी मैंने ना प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला कि आप इसे अपने आप पे मान के चलिए। ज्यादातर चीजें ना प्रैक्टिकल लाइफ से आप जब भी कनेक्ट कर सकते हैं जब आप उस बंदे की जगह खुद को उतार लें। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की इनकम 6,000 रुपए बढ़ती है, परंतु टैक्स का जो रेट है वो 18% से 15% हो जाता है। दोनों ही केस के अंदर 25% इनकम जो है टैक्स फ्री है। ठीक है, उसकी एक्चुअल इनकम क्या होगी यदि उसने दोनों ही केस के अंदर बराबर इनकम टैक्स दिया। ठीक है, बराबर टैक्स दिया, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम इनटू रेट होता है ना, ऐसे ही तो निकलता है कि टैक्स आप कभी भी निकालें तो कितनी आय है और कितने प्रतिशत का उस पे इंटरेस्ट लग रहा है, रेट लग रहा है, उस हिसाब से आप टैक्स देते हैं। उसने एक चीज बोली ये कांस्टेंट है, सेम है दोनों केस में, तो इनकम और रेट का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। देखिए अगर मैं इसे बनाने की नजर से देखूं तो बनाने की नजर से मैं पता है कैसे देखूंगा, ध्यान से देखिएगा कि इनकम अगर आई थी, रेट था 18%, और इनकम अगर 6,000 रुपये बढ़ गई, रेट हो गया 15%। ठीक है, पर 25% इनकम जो है टैक्स फ्री है, तो पूरी इनकम पे टैक्स थोड़ी लगेगा, इसके कितने पे लगेगा, इसके लगेगा केवल 75% पे, तो इसके भी 75% पे लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं कि पहले जो इनकम थी उसका 75% निकाला और उसका 18% निकाला, वही टैक्स होगा। अब जो इनकम थी उस पर 6,000 रुपये बढ़ाया, उसकी 75% जो इनकम आई उस पर 15% टैक्स लगा। पर मैं ध्यान से क्या चीज देखता हूं कि 75% से 75% तो कट ही जाएगा। जब 25% टैक्स फ्री है तो वो तो दोनों ही केस में टैक्स फ्री है। ठीक है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि आई और आर का रेशो उल्टा रहेगा। अगर आप रेट देखें तो 18 से 15 हो गई, 3 6 18, 3 पंजे 15, इनकम क्या हो गई 5 से 6 हो गई, और जो इंक्रीमेंट है 1 यूनिट का वो किसके बराबर है 6,000 के। तो एक्चुअल इनकम बतानी है आपको, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 हो गई। ठीक है, 5 की वैल्यू 30,000 हो गई, 30,000 आपका आंसर हो गया। यानी मेरे को अगर
मैंने अगर क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो मैं इसके अंदर पॉइंट भी नहीं लगाऊंगा एग्जाम में, पॉइंट भी नहीं, सीधा देखूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, और ये भी बताऊंगा कि मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं क्या करता। ठीक है, देखिए इनकम आई से आई प्लस 6,000 रुपये हो गई, पर सब पूरी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा, 75% पे लग रहा है, क्योंकि 25% टैक्स फ्री है। ठीक है, अब ऐसा होता ही है, जैसे आप स्लैब वगैरह देखें तो जैसे 6 लाख तक टैक्स फ्री रहता है, उसके बाद रेट है अलग अलग, 10 लाख तक 10%, उसके बाद 20% या 30%, इस तरीके की स्लैब बनी होती है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 25% इनकम टैक्स फ्री है, बाकी जो बची हुई है उस पर पहले 18% लगता था, अब इनकम उसकी बढ़ गई पर उस पर 15% लग रहा है, पर टैक्स दोनों ही केस में वो बराबर पे कर रहा है। तो मैंने ये इक्वेशन बना दी, फिर मैंने इसे काटा, मैंने ये बोला आपसे, देखिए आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि इनकम टैक्स इनकम इनटू रेट होता है, इनकम टैक्स जो है आपका अगर सेम है तो आई आर पे इन्वर्सली डिपेंड करेगा, तो रेट का अनुपात था 6-5, इनकम का 5-6 आ जाएगा। इस केस के अंदर इस लाइन का कोई मतलब नहीं रहा, और मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं पता कैसे देता, 25% आई नहीं लिखता मैं, यहां पर मैं लिखता 17.17294%, मैं ऐसा कुछ लिख देता। ठीक है, कि इतने प्रतिशत आय जो है टैक्स फ्री है। ऐसा मैं इसलिए लिखता क्योंकि मैं बच्चे का कॉन्सेप्ट जांचने की कोशिश करता। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि कि यहाँ पर लिखा है तो इस्तेमाल ही होगा, यहाँ तो इसका यूज ही नहीं है, तो इसलिए मेरा मन कर रहा है मैं कुछ भी परसेंटेज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ भी परसेंटेज लिख दिया है यहाँ पर, तो आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। कितने लोग बात समझ गए अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं ना हमेशा ऐसी चीजें आपको इसलिए बताता हूं, आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो। मेरा काम चल जाएगा बिना बताए भी, पर मैं दिल से ही चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं पढ़ता था, जैसे जैसे मैं सोचता था, आप भी वैसे ही पढ़िए और वैसे ही सोचिए। ठीक है, बहुत जरूरी है, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक विद्यार्थी को औसतन, मान लेते मैं हूं, मेरे 5 विषयों में जो नंबर है वो इस अनुपात में है, और एग्रीगेट मेरा 60% है। मेरी रिपोर्ट कार्ड आई, मेरे को 60% अंक मिले, और 45% अधिकतम अंक का पास परसेंटेज था। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक सेम थे, तो बताना मैं कितने विषयों में पास होऊंगा। बात समझिएगा, बचपन में हम पढ़ते थे, जब रिपोर्ट कार्ड बनती थी 5 विषयों की, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, 5 सब्जेक्ट मेन होते थे जो लगातार जिसपे रिपोर्ट कार्ड बनती थी। ठीक है, उसमें मेरे कितने कितने नंबर आए उसका अनुपात दे रखा है। ये भी बताया गया कि मेरे 60% अंक हैं, मतलब एवरेज परसेंटेज जो निकल कर आया वो 60% बैठा। ये भी बता रखा है कि 45% अंक वाला पास होगा, तो अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो 45% यानी 45 नंबर वाला पास होगा, ये भी बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर उसने 100 तो नहीं बोला, पर ये बोला कि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, जैसा कि बचपन में होता था। उसने पूछा मैं कितने विषयों में पास होऊंगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनका औसत निकालना हूं, क्योंकि 60% दे रखा है ना, जब लगातार नंबर दे रखे होते हैं और ये इनकी संख्या ऑड है, तो बीच वाला नंबर औसत हो जाता है, और अगर इवन है तो बीच के 2 नंबर जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, वो औसत हो जाता है। ठीक है, तो यहां औसत कितना आ गया, 8 आ गया, तो यानी 8 की वैल्यू 60% है। ठीक है, अब मैं सबसे कम नंबर वाला विषय उठाता हूं, 6 की वैल्यू कितनी होगी मैं वो निकालता हूं।
तो मैं देखता हूं 45% आ गया। तो इससे मुझे ये पता लगा यार, जिसमें सबसे कम नंबर है मेरे, उसमें भी मेरे 45% नंबर है, यानी मैं उसमें भी पास हूं। तो कहने का मतलब है मैं कितने विषयों में पास हूं? मैं सभी विषयों में पास हूं। तो मैं देख सकता हूं 5 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, रेशो में कराया था इस तरीके का। चलिए बहुत बढ़िया, अगर कराया था तो पासिंग मार्क्स नहीं गिवन, परसेंटेज गिवन है भाई, है ना। 60% एवरेज है, एग्रीगेट है, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट IIM 11M लिखा है, ये IIM है। ठीक है, IIM में 60% विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं, शेष हैं लड़कियां। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं 100 बच्चे हैं तो 60 बॉयज हो गए, 40 लड़कियां हो गई। ठीक, 15% लड़कों का, 7.5% लड़कियों का ऐसा है जिसे पूरी फीस में कंसेशन मिलता है। यदि जिन्हें पूरी फीस में कंसेशन मिलता है उनकी संख्या 90 है, तो आपको ये बताना है उन बच्चों की संख्या जिन्हें 50% कंसेशन मिलता है। यदि ये दिया गया है कि जिन्हें 50% कंसेशन नहीं मिलता, जिसे फुल फी कंसेशन नहीं मिलता, उनमें से आधों को 50% कंसेशन मिलता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों की कुछ संख्या है, कुछ लड़कों की प्रतिशत, कुछ लड़कियों की प्रतिशत को पूरी फीस में छूट मिलती है। ठीक है, पूरी फीस में छूट मिलती है। बाकी ये बोल रहा है, उसके बाद आते हैं कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। ठीक है, और 50% छूट पाने वाले कौन से बच्चे हैं? ये वो है जिन्हें फुल फीस वेवर नहीं मिला था, उनके आधे हैं। ठीक है, जिन्हें हाफ फी कंसेशन मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, 15% इसका यानी 9, 15 6 90, 7.5 इंटू 4, 7 चौक 28 और 5 चौक 20 यानी 30 हो गया। 30 का मतलब है 3 आ गया। 7.5%, 75% 30 होगा, 7.5% नहीं होगा। तो ये वो बच्चे हैं 12 जिन्हें फुल फीस कंसेशन मिलेगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 90। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 90। अब 12 तो वो हो गए जिन्हें पूरी फीस में कंसेशन मिला, बचे कितने? 88। और इसके जो आधे होंगे उन्हें हाफ फी कंसेशन मिलेगा। ठीक है, कितना हो गया? 44 हो गया। 44 मैंने यहां देखा तो मैं आंसर क्या करूंगा? 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी में गलत है क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। IIM में 60% विद्यार्थी लड़के थे, शेष लड़कियां हैं। यदि 15% लड़के, 7.5% लड़कियों को पूरी फीस माफ हो जाती है। यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है, फीस छूटनी, पूरी फीस, छूट मिलने वालों की संख्या 90 है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। यदि ये दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है वह 50% फीस छूट के योग्य हैं। बाकी पूरा ठीक है ना?
एग्जाम में कैसे क्लिक होंगी मेरे भाई, पहले से करके जानी पड़ेंगी ये चीजें। सारी खेल इसी का ही है कि आप पहले से क्या करके गए हैं, ठीक है, तभी एग्जाम में क्लिक होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक दुकानदार सेल टैक्स 2000 रुपए की चीज तक X% का सेल टैक्स चार्ज करता है। ध्यान से देखिएगा, 2000 रुपए की चीज तक X% का टैक्स लगाता है और उसके ऊपर वह Y% का टैक्स लगाता है, ठीक है। एक ग्राहक ने 320 रुपए का टैक्स दिया, कब? जब उसने 6000 रुपए की शॉपिंग करी। तो 2000 तक तो X% लगेगा और उसके ऊपर जो 4000 की राशि है उस पे Y% लगेगा, तब जाके 320 रुपए का टैक्स बनेगा। एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति नहीं यही है, अगर ये 12000 की चीज खरीदता है, 2000 तक तो X% पे करेगा, बाकी बचे 10,000 पे Y%, कुल मिला के 680 रुपए। आपको बतानी है X माइनस वाई की वैल्यू। अगर मैं इसमें से इसे घटा देता हूं तो 6000 का Y% आ गया कितना, 360 रुपए, ठीक है। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। Y की वैल्यू कितनी आ गई, 6% आ गई। तो Y की वैल्यू अगर 6 आ गई, अब मुझे X की निकालनी है। अगर मैं Y की वैल्यू 6 रखता हूं, इसका 6% कितना हो गया, 6 चौक 24 यानी 240। ये कितना होगा, 80 होगा। ये 80 कब आएगा, जब X की वैल्यू क्या होगी, X की वैल्यू मेरी 4% होगी, क्योंकि 20 चौक 80 होता है। तो X की जगह मुझे 4 रखना पड़ेगा और आंसर क्या आ जाएगा, -2। -2 का मतलब है बी ऑप्शन। माइनस में भी आपको आंसर मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन क्लास में लिया है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ध्यान से देखिए एक बार और। देखिए मैंने बार बार आपसे बोल रहा हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ जब आएंगी जब उस व्यक्ति की जगह आप खुद को रख दें। आप एक दुकान पे जाते हैं, दुकानदार बोलता है 2000 तक तो X% का टैक्स लगेगा, उसके ऊपर की आप जो भी चीज खरीदेंगे Y% का टैक्स लगेगा। आपने 6000 रुपए की शॉपिंग करी तो आपको 320 रुपए का टैक्स देना पड़ा। 2000 तक आपने X% दिया, उसके ऊपर 4000 पे Y% दिया। फिर आपने 12000 का सामान खरीदा, 12000 के सामान में आपने देखा 2000 तक तो X%, 10,000 पे Y% और टैक्स दिया 680 रुपए। अब मैंने इसमें से ये घटाया तो 10 में से 4 गया 6000, 6000 का Y% 360। अब 6 6 6 36 होता है, तो मैंने देखा Y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। 60 तो नहीं आ सकती, दिमाग लगाइए। 60 कहां से आएगी, 50% 3000 हो जाएगा, तो 1000 की तादाद में थोड़ी है ये, तो 6 आ गया। अब अगर मैं 6 यहां रखता हूं कि मुझे ये पता लग गया कि उससे ऊपर वाली राशि पे वो कितना चार्ज कर रहा है, 6%। तो अगर मैं 6% निकालता हूं इसका तो 240 रुपए आ गया, ये 320 रुपए, बचा कितना, 80 रुपए। इसका मतलब 2000 तक की राशि पे मैं 80 रुपए का टैक्स दे रहा हूं, यानी X की वैल्यू 4% आ गई। तो 4 में से 6 गया तो -2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसे करने का तरीका। अगर मेरे सामने ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं इसे लिख के थोड़ी करने वाला हूं यार। मैं एग्जाम में जा रहा हूं, तजुर्बे लेके जा रहा हूं, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा मुंह उठा के। सिलेक्शन नहीं होना मेरा फिर अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो। बात समझना, जब चीजें पहले पढ़ रखी हो आपने तो उस पर काम करिए कि पेपर में कैसे करना है। ये नहीं है कि आता है, आना ही सफिशिएंट नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, चाहे मैं 6000 रुपए की शॉपिंग करूं, चाहे मैं 12000 की शॉपिंग करूं, दोनों ही केस के अंदर 2000 रुपए का टैक्स तो सेम ही रहेगा। तो मैं एक चीज समझ गया, 12 में से 6 घटाया तो मैंने 6000 रुपए आ गया। पहले वाला तो गायब हो जाएगा क्योंकि वो सेम है दोनों में।
तो 6,000 रुपए की राशि पे जो मैं टैक्स दे रहा हूं एग्जैक्टली वो कितना दे रहा हूं, 680 माइनस 320 यानी 360 रुपए। तो मैं ये बोलूंगा 6,000 रुपए की राशि पे मैं 360 का टैक्स दे रहा हूं तो 6% आ गया। तो जो दूसरा टैक्स चल रहा था y% का वो 6% है। तो पहले मेरे दिमाग में आ गया y की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब मैं अपनी पहली इंफॉर्मेशन पे आता हूं। यार जब मैं 6,000 रुपए की चीज लेता था 320 का टैक्स देता था, तो 2,000 तो अलग मान लो, बचे 4,000। 4,000 का 6% हो गया 240 रुपए। तो 320 में से 240 रुपए तो मैंने ऊपर वाली राशि पे दिए 2,000 से, बाकी बचे हुए 80 रुपए किस पे दिए, 2,000 तक की राशि पे। 2,000 तक की राशि पे अगर मैं 80 रुपए टैक्स देता हूं तो 4% का टैक्स बनता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 में से 6 गया -2, ये मेरा आंसर हो गया। पेपर में मैं करता तो इसे इस तरीके से करता, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल लर्निंग है। कितने लोगों को ये वर्चुअल सॉल्यूशन समझ आ गया, वर्चुअल मतलब ओरल सॉल्यूशन। चलिए बहुत बढ़िया। करना ऐसे ही है, करना वैसे नहीं है, वो तो समझाने का तरीका है बस। देखिए जितना प्रैक्टिकल लर्निंग लाएंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। मैं बार बार आपसे एक बात बोले जा रहा हूं। ये अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दोबारा से क्लास देखिएगा भाई, अगर किसी एक आध को भी डाउट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। क्या बोलता है, एक एजेंट, मान लेते मैं एजेंट हूं, 12.5% की कंसेशन, कंसेशन नहीं होगा, एक कमीशन होगा। कंसेशन गलत लिखा है, ये कमीशन है। ठीक है, 24,000 की सेल तक मुझे 12.5% का कमीशन मिलता है। और उसके बाद 8/1/3% का। ठीक है, अब वो बोलता है यदि मैं अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को, अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 65,000 रुपए देता हूं, ठीक है, ऑन टोटल सेल, तो कितनी सेल मैंने करी होगी ये मेरे को बताना है। तो मैंने कितनी सेल करी, ठीक है। 12.5% कमीशन है 24,000 तक, और मैंने 65,000 रुपए कंपनी को दिए अपनी कमीशन काटने के बाद। ठीक है, यानी इसमें मैं अपनी कमीशन जोड़ूंगा तब जाके टोटल सेल आएगी 65,000 में। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझना, चीज डायरेक्ट निकालना तो इतना आसान नहीं लग रहा मेरे को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है, ध्यान से समझना है सभी लोगों को। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मुझे यहां तक 12.5% कमीशन मिल रहा था और इसके आगे इतना। अगर मुझे फ्लैट इतना मिलता तो मुझे फायदा होता या नुकसान होता, ये बताइए। मुझे फायदा होता या नुकसान होता, प्रॉफिट या लॉस, पी और एल, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताना है सभी को, तुरंत टाइप करिए एकदम, पी या एल। एल 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 एल, एक भी पी नहीं आना चाहिए भाई। हाँ, पी कर दिया भाई एक ने, तो लॉस होगा ना। लो और आ गए पी।
यार पहले इतना कमीशन मिल रहा था यहाँ पर और यहाँ पर इतना, यहाँ वाला तो फिक्स है, मैंने ये वाला भी इतना ही कर दिया, तो मेरे को कम मिल रहा है ना अब कमीशन। ठीक है, मुझे कमीशन अब कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। मुझे अगर कमीशन कम मिलेगा, वो पैसा जाएगा किसके पास, वो कंपनी के पास जाएगा ना। कंपनी अपनी सेल में से तो कमीशन दे रही है मेरे को। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 12.5% का मतलब कितना हो गया, 1/8। 1/8 का मतलब कितना हो गया, 3,000 रुपए। और ये होता है 1/12, तो 1/12 कितना हो गया, 2,000 रुपए। तो अब मेरे को कितना नुकसान हो गया, मेरे को 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब मुझे अगर 1,000 का नुकसान हुआ तो कंपनी को क्या होगा, कंपनी को 1,000 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, कंपनी को 1,000 का फायदा हो गया, यानी जिस कंपनी को 65,000 रुपए मिल रहे थे, अब उसे 65,000 प्लस 1,000, 66,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं ये वाला केस ले लेता हूं, ठीक है, इस केस में तो मैं 65,000 ही दे रहा था। ठीक है, पर इस केस से मेरी कैलकुलेशन आ नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से विजुअलाइज किया। इसी पैटर्न पे आएगा ये क्वेश्चन, इसी पैटर्न से ही करना है। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं ध्यान से देख पा रहा हूं कि यार इतना अगर कमीशन मिल रहा है, यानी 1/12 होता है, 12 अगर टोटल सेल है तो 1 का कमीशन हो गया। ठीक है, तो 11 कंपनी के पास चला गया, और 11 की वैल्यू कितनी है, 66,000 है, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72,000 आ जाएगी। 72,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। इसी पे एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अभी, अगर कुछ हल्की फुल्की सी समझ नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 66 नहीं आया, आइए देख लेते हैं। देखिए इस इंफॉर्मेशन के साथ ना मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत थी, वेरिएबल ज्यादा थे, ये तो कमीशन कैलकुलेट हो जाती, मुझे ये नहीं पता, उसके बाद मेरे को टोटल कमीशन नहीं पता। अगर टोटल कमीशन पता होती, ये वाली घटाता, ये वाली आ जाती, और उससे मैं सेल भी निकाल लेता। ठीक है, पर करने का तरीका इसके लिए क्या रहेगा, मैंने ये कहा कि अगर मेरे को फ्लैट इतना कमीशन मिला होता तो मेरे को नुकसान होता कुछ, क्योंकि ये 12.5 है, ये मैंने इतना लिया है, नुकसान कितना होता, पहले 3,000 मिलते तो अब 2,000, 1,000 का। तो जो 1,000 का नुकसान हो रहा था इस केस के अंदर, वो 1,000 रुपए किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। तो जिस कंपनी को पहले 65,000 रुपए मिलते थे, अब उसे इसी कंडीशन के साथ 1,000 रुपए और मिलेगा, 66,000 रुपए मिल जाएंगे। और फिर मैंने देखा इसका मतलब होता है 1/12, यानी 12 अगर मैंने सेल करी, एक अपनी कमीशन काटी, 11 यूनिट कंपनी को दे दी, 11 की वैल्यू 66 है, तो मैंने सेल कितने की करी होगी, 72,000 की करी होगी। ये मैंने कुछ अलग नहीं किया, इसी डाटा के साथ इसको चेंज कर दिया और रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन भी आपका यही है, ध्यान से देखिए। एक कंपनी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 1% का बोनस देती है अगर 20,000 से ऊपर की राशि होती है। यानी 20,000 तक तो कितना कमीशन, 9% का, इसके ऊपर 1% बोनस हो रहा है, यानी 10%। यदि एक सेल्समैन क्या करता है, कंपनी में 6300 रुपए डिपॉजिट करता है अपनी कमीशन काटने के बाद, तो उसने टोटल कितनी सेल करी, 6300 नहीं, 63,200, एक सेकंड रुक जाइए, 6300 या 63,200, 63,200,
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां तक उसे 9% कमीशन, यहां 10%। अगर मान लेते हैं फ्लैट 10% मिलती उसे, मैंने ये वाली लेनी है फ्लैट। जब मैं ये वाली फ्लैट लेता हूं ना, तो मैंने एक बात देखी कि जो अंतर आया, अगर आप देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, क्या मेरे को फायदा होगा या नुकसान? मेरे को फायदा होगा, क्योंकि पहले मेरे को 9% कमीशन मिल रही थी, अब 10% मिल रही है, 1% ज्यादा। ठीक है, और कंपनी को क्या होगा? कंपनी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मेरे को कितने का फायदा होगा? 1% का। 1% किसका? 20,000 का, जो कि आपका कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। तो 1% कितना हो गया? 200 रुपए। तो मेरे को 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो यानी जो 63,200 रुपए राशि थी, इसका और इसका अंतर यानी 1%। 1% किसके बराबर आ गया? वो 200 के बराबर आ गया। इसमें से अगर मैं 200 रुपए घटाता हूं तो 63,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 अगर सेल है, 1 की कमीशन हो गई, तो 9 रुपए कंपनी के पास जाएंगे, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 63,000 रुपए दे रखी है। 10 की कितनी आ जाएगी? 70,000 रुपए आ जाएगी। 70,000 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। 70,000 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए, बहुत बढ़िया। 200। देखिए, मैंने बताया था यहां इस बंदे को 200 रुपए का फायदा हो रहा है, तो अब कंपनी को ये 63,200 रुपए थोड़ी देगा, उसमें से 200 रुपए कम देगा, तो 63,000 रुपए देगा कंपनी को। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सी कोई पॉइंट इस तरीके से है कि ये ए सी 3 हो गया, ये 2 हो गया। यदि एसी की लेंथ 6% बढ़ाते हैं तो सीबी कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? अब ध्यान से देखिए, सीबी है कितना? सीबी है 2। अगर इसे आप 6% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? ये 3 प्लस 0.18, 6% हो गया ये, और ये 0.18 कम हो जाएगा, और 0.18 कम हो रहा है। हमें ये बताना है कितने प्रतिशत कम हो रहा है, हमें ये नहीं बताना कितने प्रतिशत हो गया। अब तो ये कितने प्रतिशत आ गया? ये आ गया आपका 9%। 9% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आसान था ये तो। ठीक है, सी इधर से इधर शिफ्ट किया हमने बस। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बढ़िया क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये कैसे लगा हुआ है? हम्म, हम्म। एक सेकेंड हो जाइए यार, देखता हूँ कुछ करता हूँ इसका।
अगले पेज पे लेना पड़ेगा, रुक जाइए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। ठीक है, यदि एक डिब्बे में 15 व्यक्ति हैं और वह अपनी क्षमता का 55% भरा हुआ है, तो उसके रेलगाड़ी में अधिकतम कितने यात्री आ सकते हैं यदि उसकी न्यूनतम 22.2% सीट खाली रहती हैं। अब इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन में सबसे पहली बात, उतनी ही सीटें हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में, उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं। यदि एक डब्बे में जिसमें लोग बैठे हैं 5/9 भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितने लोग आ सकते हैं अधिकतम यदि 22.2/9% सीटें हमेशा खाली हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसे। अब 55 5/9 का मतलब क्या है? 5/9 यानी ये फिल है, ये टोटल है। ठीक है, ये फिल है, ये टोटल है। आगे देखते हैं। 15%, 15 है ये। मैं वही देख रहा था, कुछ गड़बड़ है। चलिए आइए दोबारा से देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं उतनी प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं। किसी एक डब्बे के बारे में बात हो रही है जिसमें 15 लोग जो हैं बैठे हैं और वो अपनी क्षमता से 5/9 भरा हुआ है। यानी 5 की वैल्यू अगर 15 दे रखी है तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 27 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 27 आ गई 9 की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। टोटल जो सीटें हैं, देखिए क्या कह रहा है, जो टोटल सीटें हैं वो टोटल डब्बों के बराबर है। ठीक है, अब 27 अगर सीट हो गई प्रत्येक डब्बे में तो 27 ही डब्बे हो गए। ठीक है, ये आ गए कुल, कुल कितने लोग बैठ सकते हैं, ये आ गया आपका। ठीक है, कुल कितने लोग बैठ सकते हैं? इतने लोग बैठ सकते हैं 729 उस ट्रेन के अंदर। ठीक है, बात समझना दोबारा से। एक ट्रेन चल रही है जिसके अंदर जितनी प्रत्येक डब्बे में सीटें हैं उतने ही डब्बे हैं। एक डब्बे की जानकारी दी जिसके अंदर 15 लोग बैठे थे, वो 5/9 भरा था, तो यानी 5 की वैल्यू 15 हो गई, 9 की 27, यानी 27 लोग उसमें बैठ सकते थे। तो एक डब्बे में जितनी सीटें हैं उतने ही डब्बे हैं। टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं? 729 लोग बैठ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम उसमें कितने लोग बैठ पाएंगे यदि कम से कम इतने लोग, इतनी सीटें हमेशा खाली रहती हैं। अब वो बोल रहा है कि 9 अगर सीटें हैं तो 2 हमेशा वैकेंट रहती हैं, खाली। ठीक है, तो 7 तो हमेशा भरनी पड़ेगी हमें। ठीक है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 729 टोटल है ना ये।
9 की वैल्यू 729 है, तो मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं? अब 9 की 729 हो गई 81 गुना, तो 7 का 81 गुना हो गया 567। 567 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 567 यानी पहला ऑप्शन ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। 55 5/9 5/9 होता है भाई, है ना? ये लगातार पढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल, मैंने बोला था आज की क्लास में जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये शेयर ऑफ डी आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ए बी सी डी मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं 56 लाख रुपए की। बी सी और डी का हिस्सा ए से 460% है, यानी बी सी डी अगर 46 है तो ए कितना है? 10 है। ठीक है, ए सी और डी का हिस्सा बी की तुलना में कितना है? 366.66। 366.66 अगर आप देखें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 400 माइनस 33.33, तो 4 माइनस 1/3, 4 3 12 माइनस 1 11/3। तो मैं इसे 11 लिखूंगा, इसे 3 लिखूंगा। सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी से कितना है? 40% है। अगर ये 10 है तो ये 4 है। ये 3 इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे इस तरीके से लिख दी जैसे आपको दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां टोटल कितना है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो टोटल की वैल्यू तो सेम आएगी। वो कितनी थी? 56 लाख रुपए। मैं देखता हूं ये 56 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, इंटू 4 करना पड़ेगा। ये भी 14 आ रहा है, इंटू 4 करना पड़ेगा। अब सारे ही 56 हो गए। ठीक है, अब सारे ही 56 हो गए। तो इसमें ए कितना है? 10 है, बी कितना है? 12, सी कितना है? 16। तो 10 प्लस 12 प्लस 16 ये कितना हो गया? 38 हो गया। 38 लाख। ये कितना आया? ये ए बी सी आया। तो डी कितना होगा? डी आपका 18 लाख रुपए होगा, तब जाके ये 56 लाख रुपए बनेंगे। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना? सुबह का कुछ तो फायदा हो। सुबह के टाइम देखिए एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा निकलती है, ध्यान रखिए, हमेशा। आज देखिए इतना महसूस नहीं होगा आपको क्लास लेके। इन 9 month, इन 9 month, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। वो एक बात बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी आधी इनकम बचाता है तो वह क्या करता है? एक गाड़ी को 1 साल में खरीद सकता है। उसे अपनी सेविंग कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी कि वह 9 महीने में गाड़ी खरीद ले? लॉजिक समझिएगा। कोई काम आप 12 महीने में करते हैं, उस काम को आपको 9 महीने में करना है। 12 महीने का काम 9 महीने में करना है। ठीक है,
तो एफिशिएंसी को 9 से 12 करना पड़ेगा। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा अनुपात होता है। देखिए बेसिक सी बात, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। काम क्या है आपका? काम तो वही है कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस काम के लिए जितना पैसा चाहिएगा वो फिक्स है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कांस्टेंट हो गया और एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा रिश्ता आ गया। तो जो अनुपात टाइम का होगा, 12 से 9 करना है आपको टाइम, यानी 4 से 3 करना है। तो एफिशिएंसी को 3 से 4 बढ़ाना पड़ेगा, यानी सेविंग जो है आपको इस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। तो 1/3 का मतलब हो गया 33 1/3। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसा करते हैं आज उद्घाटन अच्छा ही कर ले। ठीक है, जब हमने वो सुबह क्लास ली है थोड़ा और फायदा हो। एक क्वेश्चन और ले लेंगे, है ना भाई? ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन है आपके सामने ये, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं कंज्यूम करता है और 350 रुपए खर्च करता है। ठीक है, यदि चावल की कीमत गेहूं की कीमत से 25% है, गेहूं की कीमत से 20% है, 20% है, 20% का मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब वो बोलता है कि प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, 5 से 6 हो गया। राइस का प्राइस चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही है। ठीक है, और परसेंटेज रिडक्शन निकालना है आपको, राइस की खपत कितनी कम करी जाए। वीट की खपत का कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब वीट अभी भी उतना ही कंज्यूम हो रहा है जितना पहले था। हमें राइस का बताना है कितना कम किया जाए कि अभी भी उतने ही पैसे खर्च हों। ठीक है, अभी भी उतने ही पैसे खर्च हों जितने पहले होते थे। पहले कितने होते थे, आइए पहले ये देख लेते हैं। 25 और 45 कितना आ गया? 70 आ गया। 70 यूनिट खर्च होते थे। 350 रुपए नहीं ले रहा, इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, क्योंकि मेरे को परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है। अभी भी 70 रुपए खर्च होने चाहिए। देखिए 9 × 54 रुपए तो ये आ गए, बचे कितने? 70 में से 54 गया तो 16 आना चाहिए ये। और 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब ये है कि जब यहां 16 होगा तब जाके नीचे 16 आएगा। जब यहां पर 16 होगा, 16 × 1 तब 16 आएगा। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बात ध्यान से दिख रही है कि भाई जो वेट था वो 25 हम पहले लेते थे, अब वो 16 हो रहा है, यानी 9 कम हो रहा है। तो 9/25 अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ गया? 36% आ गया, क्योंकि 1/25 4% होता है। तो 36% मुझे कंजप्शन कम करना पड़ेगा अगर मैं इस डाटा के हिसाब से चलता हूं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त। रिपीट करूं, एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला इसने, 25 किलोग्राम चावल, 9 किलोग्राम गेहूं। ठीक है, इसकी कीमत 1 है तो इसकी 5 है। इसकी कीमत 20% बढ़ गई, इसकी चेंज नहीं हुई। अब ये भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी कोई जानकारी नहीं दे रखी, पर इसमें कमी आई है, वही कैलकुलेट करनी है। तो 25 एकम 25 रुपए, 9 पंजे 45 रुपए, टोटल में 70 रुपए खर्च करता था। अगर वीट पे देखता हूं तो आज 54 रुपए खर्च करता हूं, बचे हैं 16 रुपए।
तब जाके 70 के बराबर बनेगा। तो 16 कब आएगा, ये 1 है तो 16 से गुणा करेंगे तब 16 आएगा। तो जो मेरी खपत 25 किलोग्राम थी अब वो 16 किलोग्राम हो गई है, 9 किलोग्राम कम हो गई है। तो कितने परसेंट कम हो गई, 9/25 यानी 36%। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज की क्लास में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हुए, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी बचे हैं। मैंने आपसे बोला है इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना मैं बैच में करा दूंगा। मेरे को ब्लेम कर देना अगर इस बैच से बाहर एक भी क्वेश्चन आया, पर अपनी इतनी हिम्मत रखना कि मैं एक एक चीज जो समझा रहा हूं ना यहाँ से निकल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।